हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली एंड भूजो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, saw and plow, etc. in the field. पहेली और भूजो अपने अंकल के घर समर वेकेशन में जाते हैं। उनके अंकल फार्मर हैं। उन्होंने वहाँ पर कुछ टूल्स देखे, जैसे खुरपी, सीकल, सोअर और प्लाव। बूझो एक क्वेश्चन करना चाहता है। आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। बूझो चाहता है कि जो ये टूल्स है ये हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? You already learned. आप पहले से पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। वो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और जो ग्रीन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड। तो जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन्स हैं उन्हें अपना भोजन कैसे मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। बट सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी बॉडी को और ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सभी को बॉडी फंक्शंस करने के लिए, अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उनको कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सच एस जैसे कि डाइजेशन, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें अपना जो भोजन है वो प्लांट्स और एनिमल्स और दोनों से ही मिलता है। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? बूझो फिर से एक क्वेश्चन करता है। Since we all need food, जैसा कि हम सभी को फूड की आवश्यकता है, so how we can provide food to a large number of people in our country? हमारी कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल हैं उनको हम फूड कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। फूड को लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना पड़ता है। जब इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन और प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए एक तो फूड का रेगुलर प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in a groups from place to place in search of food and shelter. They eat raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. 10,000 BCE. BCE were nomadic. People were nomadic. 10,000 BC
कि पहले जो है पीपल जो थे वो सभी नोमैडिक थे, वे सभी वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वे सभी एक प्लेस से दूसरी जगह घूमते रहते थे फूड की सर्च में और शेल्टर की सर्च में। और रो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो कच्चा फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल है उनको खाते थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने हंटिंग स्टार्ट की, एनिमल्स की हंटिंग करना फूड के लिए। और उसके बाद में उन्होंने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया लैंड को, और प्रोड्यूस किया उन्होंने राइस और वीट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। एंड अदर फ्रूट क्रॉप, उसके अलावा भी कुछ और भी जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनका कल्टीवेशन स्टार्ट किया। एंड दस वाज बोर्न, इस तरह से जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही तरह के सेम काइंड, एक ही तरह के प्लांट्स को लार्ज स्केल मतलब लार्ज क्वांटिटी में एक ही जगह पर उगाया जाता है तो उसे हम क्रॉप कहते हैं या फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गेहूं के या वीट के जो प्लांट्स है उनको एक ही जगह पे अगर उगाया जाता है तो उसे हम वीट की क्रॉप्स कहेंगे। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रॉप्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और इनको हम और भी अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं उनके सीज़न के अकॉर्डिंग। जिस सीज़न में उनको ग्रो किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया इज़ ए vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. इंडिया एक वास्ट कंट्री है, विशाल कंट्री है, और यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर है, वहाँ की ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल है, वो भी एक रीजन से दूसरे रीजन में वरी करता है, चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप इन डिफरेंट पार्ट्स of the country. Despite the diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, और इस तरह से जो रिच वेराइटी है क्रॉप्स की उनको डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो किया जाता है। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी के इस तरह से डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो क्रॉप्स हैं क्रॉप्स को टू क्रॉपिंग पैटर्न्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट वन है खरीफ क्रॉप्स और सेकंड वन रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वे सभी क्रॉप्स जिन्हें हम रेनी सीजन में उगाते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जो रेनी सीजन है इंडिया में वो जून से सितंबर तक रहता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। जैसे पैडी, मेज और सोयाबीन और ग्राउंडनट। पैडी मीन्स जो धान उगाते हैं, मेज, मक्का, सोयाबीन और ग्राउंडनट, कॉटन, ये सभी क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसी तरह से वे सभी क्रॉप्स जिन्हें हम विंटर सीजन में उगाते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। रबी जो क्रॉप्स हैं वो अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में, मंथ के बीच में उगाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल है वीट है, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड इसके एग्जाम्पल है। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और इन सभी क्रॉप्स के अलावा भी कुछ पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं उनको समर सीजन में ग्रो किया जाता है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस की जाती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं
Cultivation of crop involves several activities undertaken by the farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by gardeners or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices. कल्टीवेशन के लिए क्रॉप कल्टीवेशन के लिए कुछ प्रैक्टिसेस की जाती हैं फार्मर्स के द्वारा, और जिस तरह की हम लोग भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो गार्डनर है वो भी कुछ प्लांट्स ग्रो करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस या कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, सेम उसी तरह से। और हम ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो करते हैं हमारे हाउस में, उनके लिए भी हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उन सभी प्रैक्टिसेस को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। कुछ एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस है वो यहाँ दी हुई है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल मीन्स सोइल को प्रिपेयर किया जाता है सबसे पहले। सोइंग मीन्स सीड को की सोइंग करना मीन्स उसको लगाना। एडिंग मैन्योर ऑफ एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। इरिगेशन करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से प्रोटेक्शन करना। हार्वेस्टिंग करना फसल को, उसके बाद स्टोरेज करना। हार्वेस्टिंग के बाद लास्ट में जो भी ग्रेन्स हमें जो भी फसल जो भी क्रॉप्स है उसे स्टोर करना। प्रिपरेशन ऑफ सोइल सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में वो है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल है। इसमें प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहली जो स्टेप है ग्रोइंग, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है एग्रीकल्चर में वो है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। इसमें सब क्या किया जाता है, जो सोइल है उसे टर्न किया जाता है और लूज़ किया जाता है। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सोइल्स। द लूज सोइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे go deep into the soil. Why does the loosening of the soil allow the roots to breathe easily? Loosening और turning of the soil is very important. ये सबसे ज़्यादा important है क्योंकि इससे जो क्रॉप्स की जो रूट्स होती हैं वो easily ब्रीथ कर सकती हैं सोइल के अंदर। जब वो डीपली चली जाती हैं ग्रो करते हुए डीप में जाती हैं तो उनको ब्रीथिंग के लिए लूजनिंग ऑफ और टर्निंग ऑफ द सोइल इम्पोर्टेंट है। द लूजनिंग सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवार्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। और जो लूजनिंग ऑफ द सोइल है वो हेल्प करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म है, माइक्रोब्स हैं, जो कि हमारी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो करने के लिए और अर्थवार्म को ग्रो करने के लिए भी लूजनिंग ऑफ सोइल इम्पोर्टेंट है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। सिंस दे आर फर्दर टर्न एंड लूज द सोइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और ये फार्मर्स ऑफ द सोइल होते हैं और ये क्या करते हैं, सोइल को लूज करते हैं और इसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं। बट वाई द सोइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन? यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन्स मिनरल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो सोइल होती है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर हैं, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ डेड प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। एंड गेट डिकम्पोज्ड बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। और ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके थ्रू इनको डिकम्पोज किया जाता है। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. और इस तरह से
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स में, वो सारे बैक जो है सॉइल के अंदर चले जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स अगेन प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। जो फ्यू सेंटीमीटर की जो लेयर होती है वो ही सपोर्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ में, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। और टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सोइल जो होती है, वो जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सोइल है, जो टॉप लेयर होती है वही इम्पोर्टेंट होती है, दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सोइल जो होती है, वहीं से प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल जो है वो इम्पोर्टेंट होती है क्रॉप्स के कल्टिवेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लाइंग। जो प्रोसेस है लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सोइल की, जो प्रोसेस होती है, जो होल प्रोसेस है, उसे कहते हैं हम टिलिंग और प्लाइंग। दिस इज़ डन बाय द यूजिंग प्ला। प्लास आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लाव होते हैं वो वुड और आयरन के बने होते हैं। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग। अगर जो सोइल है वो हार्ड होती है तो कुछ वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। द प्लाइंग फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लड फील्ड होती है उसमें कुछ क्लम्स होते हैं, सोइल्स के बड़े बड़े क्लम्स होते हैं, उन्हें क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, और इन क्रम्स को ब्रेक करना बहुत नेसेसरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग, फील्ड को लेवलिंग करना वो बेनिफिशियल होता है सोइंग, सीड सोइंग के लिए और इरिगेशन के लिए। लेवलिंग ऑफ सोइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलिंग जो प्रोसेस होती है उसे लेवलर की हेल्प से की जाती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सोइल। द सोइल इज मोशन बिफोर सोइंग। समटाइम्स जो मैन्योर होता है उसे टिलिंग के पहले ही ऐड कर दिया जाता है सोइल में, और इसकी हेल्प से जो प्रॉपर मिक्सिंग होती है मैन्योर की वो सोइल में हो जाती है। द सोइल इज़ मोशन बिफोर सोइंग। और सोइल है उसे मोशन किया जाता है सोइंग के पहले। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज फॉर द पर्पज आर द प्लाव, हू एंड कल्टिवेटर। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के लिए कुछ नेसेसरी जो टूल्स है उनका यूज़ किया जाता है, जो क्लम्स है उन्हें ब्रेक करने के लिए और बेटर यील्ड को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो टूल्स हैं, द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लाव, हू और कल्टिवेटर। ये मेन टूल्स हैं। Plow. This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crops, removing weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horse and camels. जो plow होता है ये एंशियंट टाइम से ही इसको यूज़ किया जाता है टिलिंग, फॉर द टिलिंग ऑफ द सोइल और एडिंग द फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए और सोइल को की टिलिंग के लिए, एंड रिमूविंग द वीड्स को रिमूव करने के लिए और सोइल को टर्न करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये बना होता है वुड, और इसको ड्रोन किया जाता है बुल्स की हेल्प से, और अदर एनिमल्स का भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, जैसे हॉर्स है और कैमल है। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउसेयर। इसमें एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप होती है, आयरन स्ट्रिप, जिसे प्लाउसेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। और जो मेन पार्ट होता है इसमें लॉन्ग लॉग होता है वुड का, लकड़ी का एक लॉन्ग लॉग होता है, विच इज़ कॉल्ड ए प्लासाफ्ट, जिसे प्लासाफ्ट कहते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द साफ्ट। एक एंड जो है हैंडल का वो उसको कहते हैं ऑफ द साफ्ट। द अदर एंड इज़ अटैच टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो अदर पार्ट होता है उसको बुल की नेक पर
प्लेस कर दिया जाता है। 1 पेयर ऑफ बुल्स एंड मेन कैन ईजीली ऑपरेट द प्लाव, और इसमें 1 पेयर ऑफ बुल और एक मैन इसको ऑपरेट कर सकता है। द इंडाइजेनस वुड प्ला इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्ला नाउअडेज, और आजकल जो है इंडाइजिनस वुडन प्ला जो है उसको यूज़ किया जाता है। Who is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। एक और जो टूल है उसका नाम है हु। इट इज़ यूज्ड, इट इज़ अ सिंपल टूल। यह एक सिंपल टूल है और उसको वीड को रिमूव करने के लिए और सोइल को लूज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट हैज़ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसमें एक लॉन्ग रोड होती है वुड की और आयरन की। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। और एक ब्रॉड और बेंड प्लेट होती है आयरन की जो कि एक जगह फिक्स्ड होती है इसके एंड में। वर्क लाइक ए ब्लेड, जो कि वर्क करती है ब्लेड की तरह। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको एनिमल्स के थ्रू पुल किया जाता है, खींचा जाता है। नावाडेज कल्टीवेटर नावाडेज प्लाइंग इज़ डन बाय ए ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। और आजकल जो टूल यूज़ किया जाता है वो है कल्टीवेटर, और इसको ट्रैक्टर के थ्रू ड्रॉ किया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और इसकी सहायता से टाइम और लेबर दोनों को ही सेव किया जा सकता है। सोविंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोविंग जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। सीड को सो करने से पहले फार्मर के द्वारा इसको गुड क्वालिटी के सीड्स और क्लीन सीड और हेल्दी सीड को सिलेक्ट किया जाता है। फार्मर प्रिफर्स टू यूज़ सीड विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स प्रिफर करते हैं ऐसे सीड को सो करना प्रिफर करते हैं जो कि हाई, जिनकी जो प्रोडक्शन है, जिनकी यील्ड है वो हाई हो। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड यू दोज lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. One day I saw my mother put some gram seed in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. पहेली ने एक दिन देखा उसकी मदर ने कुछ ग्राम सीड्स को वेसल्स में रखा हुआ है और उसमें कुछ पानी को डाला है। कुछ समय बाद, कुछ मिनट्स के बाद जो सीड्स हैं वो फ्लोट होने लगते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं, और कुछ सीड्स जो है नीचे ही रहते हैं। पहेली जो है उसको बहुत आश्चर्य होता है कि कुछ सीड्स जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरने लगते हैं। टेक अ बीकर एंड फिल इट हाफ एंड विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टीर वेल, वेट फॉर सम टाइम्स। एक बीकर लेना है, उसको हाफ फिल करना है वाटर से, और उसमें कुछ वीट्स हैं, वीट के सीड को उसमें डालना है और स्टेयर करना है, और थोड़े समय बाद देखना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या सीड्स वाटर के ऊपर तैरते हैं। वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक, जो पानी के अंदर नीचे है उनकी कंपैरिजन में क्या ये लाइटर हैं जो ऊपर तैर रहे हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, और ये क्यों लाइटर क्यों हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड दस लाइटर, जो डैमेज सीड्स होते हैं वो लाइटर होते हैं और होलो होते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन, और इसलिए वो वाटर के ऊपर तैरते हैं। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन, और ये हेल्दी और गुड क्वालिटी के सीड्स को अनहेल्दी सीड्स से सेपरेट करने का एक
बहुत अच्छी मेथड है। फॉर सोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो द टूल्स यूज फॉर सोविंग सीड्स। सीड्स को सो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि टूल्स का कौन से टूल हम उसको सीड की सोइंग करने के लिए हमें कौन से टूल्स का यूज़ करना चाहिए। ट्रेडिशनल टूल्स, सबसे पहले है ट्रेडिशनल, पारंपरिक जो टूल्स होते हैं जो एंशियंट टाइम से ही यूज़ किए जाते हैं। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। फनल लाइक होते हैं ये। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और ये जो सीड्स, इनमें सीड्स को फिल किया जाता है और 2 or 3 पाइप्स के थ्रू इनको डाउन साइड में ऐड किया जाता है। और दीज एंड्स पियर्स इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड देयर। और ये जो एंड्स हैं इनको सोइल के अंदर रखा जाता है, प्लेस किया जाता है और सीड को इनके थ्रू सोइल के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। सीड ड्रिल्स, नाउअडेज द सीड ड्रिल्स इज़ यूज फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। और आजकल जो है सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है सीड की सोइंग के लिए। दिस सोस द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। और इसकी सहायता से जो सीड्स हैं उनको इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ में, गहराई में लगा दिया जाता है। इट इंश्योर दैट सीड्स कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। और ये निश्चित किया जाता है कि जो सीड्स हैं वो सोइल में से कवर्ड हो। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और इस तरह से सीड ड्रिल के थ्रू जो सीड्स को हम लगाया जाता है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है बर्ड से। सोविंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और सीड ड्रिल्स के थ्रू सीड सोविंग, उससे टाइम और लेबर दोनों सेव होते हैं। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन ए स्मॉल बैग्स। मैंने वहाँ देखा कि कुछ प्लांट्स को स्मॉल बैग्स में रखा जाता है। वाई दे आर केप्ट लाइक दिस, उनको इस तरह से क्यों रखा जाता है। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। When they go into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in these nurseries. कुछ प्लांट्स के सीड्स जैसे पेडी के जो सीड्स होते हैं उन्हें नर्सरी में रखा जाता है। एंड दे ग्रो इनटू ए सीडलिंग, फिर उनको ग्रो किया जाता है सीडलिंग की तरह। एंड दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड, और उनको फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लोवरिंग प्लांट्स, कुछ फॉरेस्ट प्लांट और कुछ फ्लोवरिंग प्लांट्स जो हैं उनको भी नर्सरी में ग्रो किया जाता है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी टू एवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट की जो ओवर क्राउडिंग है, एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, इसको कम करने के लिए एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। और इसकी सहायता से प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर जो है सोइल से मिलता है अगर एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रहती है। एट ए टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड। और कुछ समय बाद जो कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है जिससे कि ओवर क्राउडिंग ना हो। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू फॉर्म हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसे कुछ सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं सोइल्स में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं सोइल के अंदर। उन्हीं सभी हेल्दी सब्सटेंसेस को मैन्यूर और फर्टिलाइजर कहा जाता है। I saw a healthy crop growing in a farm in the neighboring farm.
द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। आई सा हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग, मैंने कुछ हेल्दी क्रॉप्स देखी जो ग्रो कर रही थी इन ए फार्म में, इन द नेबरिंग फार्म, एक पड़ोस के फार्म में। बट सम प्लांट्स, वहाँ कुछ प्लांट्स वीक थे और कुछ प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे थे। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। सोइल कुछ मिनरल्स सप्लाई करती है क्रॉप्स को, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड्स, कुछ एरियाज़ में फार्मर एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप सेम फील्ड में ग्रो करवा देते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो, और फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रखा जाता है। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, हम इमेजिन कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा अगर कंटिन्यूसली प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, कंटिन्यूसली अगर लगातार हम प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, वो सोइल में से रिमूव हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सोइल विद द न्यूट्रिएंट्स, और इसलिए फार्मर को मैन्यूर ऐड करना होता है फिर से सोइल में न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्यूरिंग, और इस प्रोसेस को मैन्यूरिंग कहते हैं। द प्रोसेस इज मैन्यूरिंग इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, अगर प्रॉपर और सफिशिएंट मैन्यूर नहीं होगा तो प्लांट्स भी क्या होंगे, वीक होंगे। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्यूर इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्यूर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि डिकम्पोजिशन के थ्रू प्राप्त होता है, प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन के थ्रू प्राप्त होता है। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज caused by some organisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6th. फार्मर्स जो होते हैं कुछ पिट्स के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल को प्लेस करते हैं और वहाँ पे प्लांट्स और जो एनिमल वेस्ट होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और इसी ऑर्गेनिक मैटर को एज ए मैन्यूर यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हमने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 6th में पढ़ा है।